तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम, आज हैं लेकिन हर क्षण अतीत हो रहे हैं हम। इसी अतीत से निकालकर लाए हैं आज हम एक ऐसे कलाकार को जिसने हमेशा ही समानांतर सिनेमा को प्राथमिकता दी और अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के तमाम अनुभवों के सहारे अपनी फिल्मों का ताना बाना बुना। जीवन से जुड़े छोटे छोटे पहलुओं को बारीकी के साथ जिसने पर्दे पर उतारा, उस निर्देशक का नाम है बासु भट्टाचार्य। निर्देशन की दुनिया में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर चाहे बंगाल हो या हिंदी सिनेमा हो या फिर बात करें विश्व पटल की, इस नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। कलाकार बेमिसाल में बासु जी के जीवन से जुड़ी बातें जिस आवाज में आप सुन रहे हैं, उसका नाम है मोनिका जैन। सन 1934 में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जन्मे बासु भट्टाचार्य जी का परिवार कासिम बाजार में रहता था। इनकी शिक्षा बहरामपुर और कोलकाता में हुई। बचपन में सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो इनका फिल्मों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। सन 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने बासु जी का मन मोह लिया और उनके हृदय पर एक गहरी छाप पड़ी। इसके अलावा निर्देशक बिमल रॉय के सिनेमैटिक विचारों से भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसीलिए वो ठान चुके थे कि कोई ना कोई ऐसा प्रयास वो जरूर करेंगे जिससे वो सिनेमा में काम कर सके। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारा भी बस यही एक प्रयास होता है कि हम आप तक पहुंचाएं उन तमाम कलाकारों को जिन कलाकारों ने अपनी
अद्भुत काल्पनिक शक्ति, लेखन शक्ति या संगीत के माध्यम से तमाम दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। बासु भट्टाचार्य भी उन्हीं लोगों में शामिल होते हैं। एक इंसान जब अपनी फिल्म का निर्माण करता है या उस क्षेत्र में कदम रखता है तो आप यकीन मानिएगा उससे बहुत पहले कहीं ना कहीं उसके मन में एक पूरा का पूरा संसार उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ बुना जा चुका होता है। मैं मोनिका जैन एक छोटा सा अंतराल ले रही हूं, आप कहीं नहीं जाएंगे ये मुझे पता है। और हाँ, 9868868753 ये वो नंबर है जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगर देखें कहीं कोई लावारिस सामान या किराएदार की है संदिग्ध पहचान, अगर सुने कोई कर रहा है संदेहात्मक बातें या आ रही है पड़ोस से कुछ संदिग्ध आवाजें, तो देर न लगाएं, दिल्ली पुलिस को बताएं। 14 547 या 112 पर फोन लगाएं। आतंक और अपराध के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस की आंख और कान बने। देखें, सुने, बताएं, दिल्ली को सुरक्षित बनाएं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं बासु भट्टाचार्य जी के बारे में। लगभग 20-21 बरस के रहे होंगे। इन्होंने बंबई का रुख कर लिया। उस वक्त बंबई में वो राज कपूर जी के साथ फिल्मों में काम करना चाहते थे। वो फिल्म आवारा और श्री 420 से इतने प्रभावित थे कि चाहते थे कि जब मैं बंबई पहुंचूं तो मुझे राज कपूर के साथ फिल्म मेकिंग करने को मिले और उनसे सीखने को मिले। पर कहते हैं ना, विधि के विधान में अपनी इच्छाओं का धान बो पाना संभव नहीं होता है। सो बंबई पहुंचकर कुछ ऐसे हालात बने कि बिमल रॉय की मंडली में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का मौका बासु भट्टाचार्य जी को मिल गया और सन 1958 में आई फिल्म मधुमती में इन्होंने बिमल दा को असिस्ट किया। उसके बाद सन 1959 में सुजाता फिल्म में भी वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बिमल दा के साथ रहे। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसका क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। मैं कितनी अकेली वो ये जान के, मेरे बेरंग
बिमलदा को असिस्ट करते करते कब बासु भट्टाचार्य और बिमलदा की बिटिया रिंकी एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए, शायद इसका भान खुद दादा को नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर बिमलदा इसके लिए हरगिज राजी नहीं थे। अपने पिता की असहमति के बाद भी रिंकी और बासु भट्टाचार्य ने शादी कर ली, जिस कारण बिमलदा और बासु के बीच मनमुटाव हो गया। दुनिया से दूर नहीं एक दुनिया, चलो हम बसा लें। दुनिया से दूर नहीं एक दुनिया, चलो हम बसा लें। चलो हम बसा लें, गलियों से फूलों से अनजानी भूलों से, गलियों से फूलों से अनजानी भूलों से जिंदगी सजा लें। चलो हम बसा लें। दुनिया से दूर नहीं एक दुनिया, चलो हम बसा लें। चलो हम बसा लें। जीवन है बहती हुई धारा, साथी मिल जाए तो समझो मिल गया किनारा। साथी मिल जाए तो समझो मिल गया किनारा। को मिला दे, प्यार पास ला दे, दो दिलों को मिला दे, प्यार पास ला दे। वो रास्ता निकाले। चलो हम बसा लें। दुनिया से दूर नहीं एक दुनिया, चलो हम बसा लें। चलो हम बसा लें। चमके जैसे कि ध्रुव तारा, चमके रे जैसे कि ध्रुव तारा, वैसे जन्मों से जन्मों तक साथ है हमारा। वैसे जन्मों से जन्मों तक साथ है हमारा। दिलों का ये कहना है, जुदा नहीं रहना है, दिलों का ये कहना है। जुदा नहीं रहना है, ये कसम उठाए। चलो हम बसा लें। दुनिया से दूर नहीं एक दुनिया, चलो हम बसा लें। चलो हम बसा लें। आ गए हैं हम ऐसी राहों, हमें जीना भी मरना भी अब इन्हीं बाहों में। अरे दबी दबी धड़कन में, दबी दबी धड़कन में, कह दिया छुपा रहे। चलो हम बसा लें। दुनिया से दूर नहीं एक दुनिया, चलो हम बसा लें। चलो हम बसा
बासु भट्टाचार्य ने रिंकी के साथ एक पूरा जहां बसा लिया, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को खो दिया। बहरहाल जीवन है और जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हर इंसान देखता है। जब कुछ पाकर बहुत कुछ खो देता है। उस समय बासु भट्टाचार्य को इस बात का आभास भी नहीं हुआ था। बहरहाल सफर आगे बढ़ रहा था और इसी सफर के बीच में उनका फिल्मी करियर भी आगे बढ़ रहा था। हिंदी साहित्य के सिरमौर कहानी और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक लघु कथा मारे गए गुलफाम पर गीतकार शैलेंद्र एक फिल्म बनाना चाहते थे। निर्देशक की तलाश थी, सो बासु भट्टाचार्य का करियर धीरे धीरे उस समय जब राह बना रहा था तो गीतकार शैलेंद्र की खोज उन्हीं पर आकर खत्म हो गई। मारे गए गुलफाम कहानी को रुपहले पर्दे पर नाम दिया गया तीसरी कसम। इसी फिल्म से बासु भट्टाचार्य ने स्वतंत्र निर्देशक के रूप में काम शुरू किया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्म बनाना सीखना चाहते थे, आज इस फिल्म में वो उन्हें निर्देशित कर रहे थे। इस फिल्म के निर्माण में अनेक परेशानियां आईं, पर आखिरकार सन 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया गया।
जी हाँ, ये थी वो फिल्म जिसने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब धूम मचाई थी। ये और बात है कि इतने बड़े अवार्ड को जीतने के बाद भी उस समय शैलेंद्र जी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। खैर, सन 1974 में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के अभिनय से सजी एक फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था इसका आविष्कार। लेकिन इन तमाम सारे आविष्कारों से पीछे जो अनुभव बासु भट्टाचार्य जी ने एकत्र किए थे, एक बार उनका जिक्र पहले कर लेते हैं। तीसरी कसम हिंदी सिनेमा की एक कालजयी फिल्म साबित हो गई थी और देश विदेश सब जगह इसने खूब धूम मचाई थी। तो जाहिर सी बात है कि बासु भट्टाचार्य ने बतौर निर्देशक हिंदी सिनेमा में अपनी मोहर लगा दी थी। सन 1966 में उन्होंने फिल्म बनाई उसकी कहानी। अंजू महेंद्रू और दीना पाठक के अभिनय से सजी इस फिल्म के जरिए बासु जी ये समझ गए थे कि उनका फिल्म बनाने का तरीका औरों से अलग है। सन 1971 में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने फिल्म बनाई अनुभव। वैवाहिक जीवन की जटिलता और तनाव को उजागर करती अनुभव फिल्म बासु भट्टाचार्य के निर्देशन का एक शानदार नमूना है। वैवाहिक रिश्तों की जटिलता इनकी फिल्मों की खासियत रही, जिस पर बासु भट्टाचार्य ने बहुत ही महीन काम किया है। इसी प्रतिफल स्वरूप कहिए या यूं कहिए, जीवन के दर्द को बासु जब पर्दे पर उतार रहे थे तो हर बार किसी न किसी पुरस्कार को पा रहे थे। सन 1972 में अनुभव फिल्म दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई। मेरी जान
बात जब जान की हो तो कहीं ना कहीं जान अपने आप बहुत प्यारी लगने लग जाती है, फिर चाहे रिश्तों में हो या फिर व्यक्तिगत हो। बहरहाल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर जब हम बात कर रहे होते हैं गीत संगीत की, आपके मनोरंजन की, तो कहीं ना कहीं मदद हमारे आपके सबके जीवन का एक अहम हिस्सा बनी ही होती है। हम माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें सुन रहे होते हैं जिन्हें जरूरत होती है आत्म शांति की, जरूरत होती है मानसिक शांति की, और जरूरत होती है जीवन से जुड़े उन अनुभवों को बिसारने की जो शायद उनके लिए कटु थे। गीत संगीत के माध्यम से हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि आपका दर्द बिसार सकें। बस इसी लिहाज से आज एक सूचना भी आपको देना चाहते हैं। गाजियाबाद में कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता है, ब्लड की जरूरत है। अगर आप में से कोई भी उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप 7609565505 पर संपर्क कर सकते हैं। 7607956505 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं आपके साथ, मैं मोनिका। रहिएगा हमारे साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। मैं बस थोड़ी ही देर में फिर आ जाऊंगी। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अगर देखें कहीं कोई लावारिस सामान या किराएदार की है संदिग्ध पहचान, अगर सुने कोई कर रहा है संदेहात्मक बातें या आ रही है पड़ोस से कुछ संदिग्ध आवाजें, तो देर न लगाए, दिल्ली पुलिस को बताएं। 14 547 या 112 पर फोन लगाएं। आतंक और अपराध के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस की आंख और कान बने। देखें, सुने, बताएं, दिल्ली को सुरक्षित बनाएं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गोल्ड पर कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं बासु भट्टाचार्य जी के बारे में। सन 1974 में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के अभिनय से सजी एक फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था आविष्कार। जैसा नाम वैसा ही फिल्म के भीतर दर्शाया भी गया था। यह फिल्म वैवाहिक रिश्तों की उधेड़-बुन को बहुत खूबसूरती के साथ पर्दे पर दिखाती है। सच कहें तो बासु भट्टाचार्य के व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति को भी कहीं न कहीं उजागर करती है। दरअसल बासु जी का वैवाहिक जीवन उथल पुथल से भरा रहा था। कभी गलतफहमी तो कभी अहंकार की तृष्णा जो कभी तृप्त ही न हुई, और इसी की बलि चढ़ गया बासु और रिंकी का वैवाहिक जीवन। खैर, आविष्कार फिल्म के लिए राजेश खन्ना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। ये फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वोत्तम फिल्म कही जाती है। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है,
हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में। किसी की आह पर तारों को प्यार आया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से। सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से। किसकी ये आहटें, ये कौन मुस्कुराया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की बिमल दा ने रिंकी से क्यों मना किया था कि बासु से शादी ना करो, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आविष्कार फिल्म जरूर देखिएगा। बहरहाल ये बात करीब करीब 1976 की है, जब बासुदा फिल्म संगत का निर्माण करना चाहते थे, पर समय और परिस्थितियां, ये कहा जाता है कि इस फिल्म का निर्माण नहीं होने दिया। लेकिन जब आप कहीं किसी डाटा को खंगालते हैं तो ये फिल्म का नाम भी दिखाई देता है। ये क्यों है और कैसा है, इस विषय पर कोई बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, सन 1979 में उनकी एक फिल्म पर्दे पर नजर आई जिसमें संजीव कुमार, सारिका और शर्मिला टैगोर ने अपने अभिनय का जादू बिखेरा। ये फिल्म स्त्री पुरुष के भावनात्मक, वैचारिक और समर्पण संबंधों की व्याख्या तलाश रही थी। नाम था गृह प्रवेश। एक ऐसी फिल्म जो कल भी सार्थक थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम
इतनी परेशान क्यों हो? उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे। मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। यकीन मानिएगा यही हुआ है बासु भट्टाचार्य के साथ। काम कम किया लेकिन ऐसा किया कि आज भी जब इनकी फिल्मों को देखते हैं तो उतनी ही सार्थक, उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं जितना उस दौर में लगा करती थी। लेकिन हम जब बात कर रहे होते हैं बासु भट्टाचार्य की, तो हम कौन सी ऐसी फिल्म है जिस पर हाथ रखें और वो कुछ कहे नहीं। बासु की फिल्में ऐसी रहीं कि जिन्होंने हमेशा ही ये बताया कि फिल्म निर्माण सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं है, बल्कि ये उन तमाम सारे पहलुओं को उजागर करने और समाज में जो विकृतियां पैदा हुई हैं उनका हल भी कहीं ना कहीं देती है। बहरहाल उनकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी कैसी रही इस बारे में चर्चा करना निरर्थक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस पीड़ा और उस दर्द को उन्होंने पर्दे पर बहुत शानदार ढंग से उतारा था। सन 1980 तक पहुंचते पहुंचते बासु भट्टाचार्य जी निर्माता बन गए और एक स्पर्श का निर्माण किया, जिसके निर्देशक रहे साईं परांजपे। नेत्रहीन बच्चों से जुड़ी इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। नसीरुद्दीन शाह को बेस्ट एक्टर के लिए और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए साईं परांजपे को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही बेस्ट फिल्म के लिए बासुदा को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया और बेस्ट डायरेक्टर एंड डायलॉग के लिए साईं परांजपे को भी फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम जब बात करते हैं स्पर्श की, तो ये हिंदी सिने जगत में समानांतर फिल्मों का जो दौर रहा उसमें एक बेहद मर्मस्पर्शी फिल्म कही जाती है। दादा ने उसके बाद एक लंबे समय तक किसी फिल्म का निर्माण नहीं किया। इक्का दुक्का कुछ
गैर हिंदी भाषी फिल्में अगर आई हों तो उसके विषय में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, सन 1997 में बासु भट्टाचार्य ने एक बार फिर सुनहरी पर्दे पर दस्तक दी और अपनी एक आखिरी फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म थी आस्था। नसीरुद्दीन शाह, रेखा, नवीन निश्चल के, जहां तक मेरा अंदाज है इसमें नसीर नहीं थे बल्कि ओमपुरी थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नवीन निश्चल के अभिनय से सजी ये फिल्म एक बार फिर कुछ अधूरे सपनों, अतृप्त इच्छाओं और कुंवारी रह गई नाबालिग मुरादों की कहानी कहती है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी एक दूसरे को कभी पूरा नहीं कर पाए। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। परिवार, भटकाव, पछतावा और स्वीकृति की कहानी है आस्था। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसने तमाम सारे सवाल समाज में खड़े किए थे। ये वो फिल्म थी जिसने हर बार ये सिखाया और ये बताया कि फिल्म न तो समाज को परिभाषित करती है और ना ही समाज फिल्मों को परिभाषित करते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई निर्देशक, कोई ना कोई निर्माता अपनी ही पीर और पीढ़ा के सहारे समाज को हल देता है। मैं बहुत कम फिल्मों के लिए कहती हूं, लेकिन हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो गृह प्रवेश और आस्था जरूर देखिएगा। बहुत शानदार फिल्में हैं। यूं तो बासुदा की लगभग सभी फिल्में बहुत खूबसूरत हैं, पर इन फिल्मों ने वर्तमान समय और बीते समय दोनों वक्त में अपनी सार्थकता को खूब सिद्ध किया है। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। चलिए, अभी फिलहाल आपसे अनुमति चाहती हूँ इस आशा उम्मीद के साथ कि आप अपने दिल और दुआओं में मुझे शामिल रखेंगे। दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहाँ था, बता दो उस वक्त तू कहाँ थी। मैं आरज़ू की तपिश में पिघल रही थी कहीं, मैं आरज़ू की तपिश में पिघल रही थी कहीं, तुम्हारे जिस्म से होकर निकल रही थी कहीं।
तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहाँ था, बता तो उस वक्त तू कहाँ थी। तुम्हारी आँखों के